लिखा हुआ है दिए गए क्रिस्टल में कुल परमाणुओं की संख्या को ज्ञात करना। अगर आपको कोई भी क्रिस्टल दे देता है, बाई चांस मैंने मान लिया मेरे पास किसी भी पदार्थ का एक क्रिस्टल है और उस क्रिस्टल में बहुत सारे इकाई सेल है और उन बहुत सारे इकाई सेलों के अंदर हैं बहुत सारे परमाणु। तो अगर आपसे परमाणुओं की संख्या को ज्ञात करने के लिए पूछता है तो आप उसको कैसे निकाल कर दिखाओगे? मैं दोबारा से रिपीट करता हूं कि आपको दे देता है कोई क्रिस्टल और कुछ उस क्रिस्टल के अंदर होते हैं बहुत सारे इकाई सेल। कोई भी एक क्रिस्टल कई इकाई सेलों से मिलकर बनता है और उस प्रत्येक इकाई सेल के अंदर होते हैं बहुत सारे परमाणु। तो हम लोगों को ज्ञात करना है परमाणुओं की संख्या। अच्छा, परमाणुओं की संख्या को ज्ञात करने के लिए आपको कुछ बातें पहले से पता होनी चाहिए जो मैंने देखो लिख रखी हैं। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए फर्स्ट नंबर पर क्रिस्टल जालक का प्रकार क्या है। क्योंकि सर क्रिस्टल जालक का प्रकार, क्रिस्टल जालक का प्रकार का मतलब ये सरल या आद्य इकाई सेल है जिसको सिंपल या प्रिमिटिव यूनिट सेल कहते हैं, कि आधार केंद्रित इकाई सेल है जिसको बेस सेंटर यूनिट सेल कहते हैं या बीसीसी कहते हैं। फलक केंद्रित यूनिट सेल है, इकाई सेल है जिसको फेस सेंटर्ड यूनिट सेल कहते हैं अर्थात एफसीसी है, या ये बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल है बीसीसी। तो इनमें से कौन सा आपको एक तो पहली बात ये पता होनी चाहिए। क्या सर इससे क्या होगा? जैसे ही आपको इकाई सेल का प्रकार पता हो जाएगा आप जेड की वैल्यू को निकाल पाओगे। क्योंकि सर जेड की वैल्यू का मतलब सरल या आद्य इकाई सेल में परमाणुओं की संख्या होती थी 1, एफसीसी में परमाणुओं की संख्या होती थी 4। ऐसा आपने निकालना भी सीखा था, 1/8 गुणा नहीं करके निकालते थे, वो चीज आपको पता होनी चाहिए जेड। ये किसी भी हालत में छोड़कर नहीं जाना चाहिए। एक चीज और आपको पता होना चाहिए, कहता है कोर की लंबाई। कोर की लंबाई का मतलब होता है जब भी कोई इकाई सेल आपने पढ़ा वो किसके आकार के था? घन के आकार का, और घन की कोई ना कोई भुजा थी तो घन की भुजा को ही कहा जाता है कोर। तो आपको दूसरे नंबर पे घन की भुजा का अंदाजा होना चाहिए। तीसरा आपको क्या पता होना चाहिए? तीसरे नंबर पर आपको पता होना चाहिए कि घनत्व तो क्या है क्रिस्टल का, डेंसिटी क्या है। चौथे नंबर पे आपको पता होना चाहिए कि जिस परमाणु के द्वारा क्रिस्टल बनाया गया है उसका परमाणु द्रव्यमान क्या है। आपको परमाणु द्रव्यमान पता होगा तो ही आप आगे का काम कर सकते हो। एक तो ये पता हो। तीसरी, परमाणुओं की संख्या आपको निकालनी है, तब आप इतनी गणनाएं करके आप तब परमाणुओं की संख्या को निकाल पाओगे। देखो मैं क्या सोचता हूं, मैं परमाणुओं की संख्या को निकालने का देखो कैसे फॉर्मूला बनाते हैं, पहले इसको ध्यान देते हैं। हालांकि आपको केवल फॉर्मूले पर ध्यान देना है, लेकिन फॉर्मूला बना कैसे मैं इसको समझाने की कोशिश करता हूं। यहां से अगर आपको निकालना है परमाणुओं की संख्या, परमाणुओं की संख्या। अच्छा ये बात बता, देखो ध्यान से देखने वाली बात है। अगर आपके पास एक इकाई से, सोचने वाली बात है, अगर आपके पास एक इकाई सेल होता, इकाई सेलों की संख्या कितनी होती? 1, और प्रत्येक इकाई सेल में 4 परमाणु होते हैं, तो टोटल परमाणु हो जाता है 1 × 4। फिर दोबारा से और एक चीज ध्यान देते हैं, अगर आपके पास इकाई सेलों की संख्या 3 होती, 3 इकाई सेल होते हैं और प्रत्येक इकाई सेल में 4 परमाणु होते हैं, जानते हो टोटल परमाणुओं की संख्या कितनी हो जाती? 12। मैं एक बात और पूछता हूं, इसको मिटाते देखो। आपके पास 10 इकाई सेल मिले और उन सभी 10 इकाई सेलों में से प्रत्येक इकाई सेल में 2 परमाणु थे, परमाणुओं की टोटल संख्या कितनी हो जाएगी? कहोगे 20 हो जाएगी। तो आप क्या कर रहे हो? इकाई सेलों की संख्या का गुणा किसमें कर रहे हो? परमाणु के साथ। तो मैं क्या सोचता हूं, यहां सूत्र बन जाएगा, सबसे पहला तो बनेगा इकाई सेलों की संख्या इंटू एक इकाई सेल में पाया जाने वाले परमाणुओं की संख्या। और आपको पता है इकाई सेल में पाए जाने वाले परमाणुओं की संख्या को लिखते कैसे हैं? जेड से। तो मैंने यहां लिख लिया है। जेड क्या होता है? किसी भी इकाई सेल में पाए जाने वाले परमाणु की संख्या।
अब कहता है इकाई सेलों की संख्या कैसे निकालोगे, तो इकाई सेलों की संख्या को निकालने का एक और सूत्र मैं लिखता हूं। देखो, इकाई सेल घन के आकार के होते हैं। अगर इकाई सेलों की संख्या को निकालने का सूत्र कोई पूछे तो देखो कैसे लिख सकते हो। ऊपर लिखेंगे क्रिस्टल का आयतन बटे एक इकाई सेल का आयतन। क्योंकि सर ये सूत्र तो हमारे दिमाग से बाहर जा रहा है। देखो अभी बताते हैं। और बेटा ये तो इकाई सेलों की संख्या का सूत्र हो गया। जेड जो सामने लिखा था उस जेड को आप लिखा रहने दे वैसे के वैसा। अब देखो ध्यान से देखो इस चीज को। आपने पिछली क्लासेस में मेरे ख्याल से जहां तक मुझे याद है 9th और 10th पर आपने ऐसे सवाल पढ़ रखे हैं। क्या पढ़ रखे हैं? कहता है एक दीवार का जो आयतन है वो है 100 घन सेंटीमीटर। पूरी दीवार का आयतन देता था। फिर कहता था पूरी दीवार का आयतन 100 घन सेंटीमीटर है, जबकि एक उस दीवार में लगी प्रत्येक ईंट का आयतन 2 घन सेंटीमीटर है। बताओ कि कितनी ईंटें दीवार पर लगाई गई हैं। जानते हो ऐसे सवाल को कैसे सॉल्व करते थे? आपको क्या लगता है टोटल ईंटों से जो दीवार बनी है उन ईंटों का आयतन है 2 सेंटीमीटर क्यूब। एक ईंट का आयतन 2 सेंटीमीटर क्यूब। टोटल दीवार का आयतन 100 सेंटीमीटर क्यूब। आपको अंदाजा है कि उस दीवार को बनाने में लगभग कितनी ईंटें लगाई गई होंगी? 50। क्या किया है आपने? टोटल आयतन में आपने उस एक ईंट का क्या दे दिया है? भाग। यही तो किया है। आपको ईंटों की संख्या पता चल गई। नहीं समझ पा रहे हो? मैं देखो दोबारा रिपीट कर देता हूं। यहां से मैं वैल्यू चेंज कर लेता। पूरी दीवार का आयतन 100 सेंटीमीटर क्यूब है, जबकि उस दीवार को बनाने में जो ईंट लगी हैं उन ईंटों का में से प्रत्येक का आयतन 4 सेंटीमीटर क्यूब है। जानते हो इस दीवार को बनाने में ईंटों की संख्या कितनी लगी है? तो आप कहोगे सर जी 100/4 आप डिवाइड करोगे 25 ईंटें। मतलब ईंटों की संख्या को निकालने का सूत्र क्या आया? पूरी दीवार का आयतन बटे एक ईंट का आयतन। सेम उसी प्रकार आपने यहां ईंटों की संख्या निकाली है, मैंने यहां इकाई सेलों की संख्या निकाली है। इकाई सेलों की संख्या को निकालते समय, ईंटों की संख्या को निकालते समय आपने पूरी दीवार का आयतन ऊपर लिखा था, मैंने पूरे क्रिस्टल का आयतन ऊपर लिखा। आपने नीचे एक ईंट का आयतन लिखा था, मैंने नीचे एक इकाई सेल का आयतन लिखा है, क्योंकि एक क्रिस्टल को बनाने में बहुत सारे इकाई सेल लगे होंगे। तो उस पूरे क्रिस्टल का आयतन निकाला, फिर उसमें एक इकाई सेल के आयतन का क्या कर दिया? भाग। हमें पता चल गया कि कितने इकाई सेल आएंगे। तो इकाई सेलों की संख्या बराबर क्रिस्टल का आयतन, टोटल क्रिस्टल का आयतन अपॉन एक इकाई सेल का आयतन। इस फॉर्मूले को अप्लाई किया बिल्कुल इस आधार पे। समझ पा रहे हो क्यों भाग दिया? अब भैया इसको क्या कर लेते, मिटा लेते। इसकी जरूरत बस इतने ही तक थी। अब थोड़ा सा और ध्यान दोगे इस बात को। बेटा इकाई सेल का आयतन कहेगा, इकाई सेल किसके आकार में था? घन के आकार में। तो चाहे कह दे इकाई सेल का आयतन और चाहे कह दे घन का आयतन। तो घन के आयतन का सूत्र क्या होता है? भुजा की घात 3। और भुजा को इन लोगों ने क्या कह रखा है? कोर। भाई भुजा को ही कोर कहते। तो भुजा का घात 3 या कोर की घात 3। तो कोर की लंबाई कितनी है? a। तो a की घात 3 हो जाएगा। और भी देखो आगे, कह रहे सर जी ऊपर क्रिस्टल का आयतन निकालना है। तो बेटा एक फिजिक्स में आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा, आज तो केमिस्ट्री में पढ़ोगे, फिजिक्स में सुना होगा। आयतन का एक सूत्र सुना होगा, एक सूत्र सुना होगा घनत्व का। घनत्व बराबर द्रव्यमान बटे आयतन। अगर उस फॉर्मूले को अप्लाई करें और आयतन निकालने की कोशिश करें तो आयतन बराबर द्रव्यमान बटे घनत्व। तो आयतन की जगह पर हम फॉर्मूला निकालेंगे द्रव्यमान का, बटे नीचे किसको लिखेंगे? घनत्व को। और साथ में यार ये भी तो ध्यान दो, जेड भी तो लिखा होगा। तो परमाणुओं की संख्या के फॉर्मूले को और भी अच्छा करते हैं। द्रव्यमान को बेटा आपने काहे से लिखा है? m से। m। बेटा घनत्व को आपने काहे से लिखा है? d से। तो घनत्व तो हर में आने वाला है, तो घनत्व को d से लिखा है। तो भैया मैंने ये डिनोमिनेटर का साइन बना दिया
और बटे के नीचे के घनत्व के लिख लेते हैं d, और साथ में बटे के नीचे a क्यूब भी तो लिखा है, a क्यूब, और साथ में एक और राशि लिखी है z। बेटा ये सूत्र है परमाणुओं की संख्या का। अभी भी अगर परमाणुओं की संख्या से आपको कोई भी समस्या हो, अभी भी भैया पूछ लीजिए, हम परमाणुओं की संख्या को अभी भी एक्सप्लेन कर सकते हैं फॉर्मूले को बनाना। परमाणुओं की संख्या का सूत्र था इकाई सेलों की संख्या इनटू एक इकाई सेल में जितने परमाणु होते हैं। फिर कहा सर जी जेड को तो ठीक है लिख लिया, इकाई सेलों की संख्या कैसे निकाला जाए, तो टोटल क्रिस्टल का आयतन अपॉन नीचे एक इकाई सेल का आयतन, आपने भाग दिया जैसे ही तुरंत इकाई सेलों की संख्या निकल आएगी। इकाई सेल का आयतन होता है कोर की घात 3 या भुजा की घात 3 या ए की घात 3। क्रिस्टल का आयतन निकालेगा तो आयतन का एक सूत्र होता है द्रव्यमान बटे घनत्व, द्रव्यमान की जगह पे ए, घनत्व की जगह पे डी, ए क्यूब लिखा हुआ है और जेड, सॉरी द्रव्यमान की जगह पर एम, ए निकल गया मेरे मुंह से। ये सूत्र आपको यूज करना है, अगर आपसे परमाणुओं की संख्या पूछेगा तो आपको ये फॉर्मूला यूज करना है। कहते सर जी फॉर्मूले को कैसे यूज करेंगे, तो क्योंकि इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन मेरे पास है वहां, हम उसको इसी फॉर्मूले से अप्लाई करके सॉल्व करेंगे। देखो क्या लिखा है, एक तत्व बीसीसी जालक बनाता है। इंपॉर्टेंट चीज यहां पे है, क्या सर जी बीसीसी के से हमें क्या पता चलेगा, हम जान तो गए बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल, लेकिन बॉडी सेंटर यूनिट सेल का हम करें क्या, तो हम कहेंगे बेटा बॉडी सेंटर यूनिट सेल के लिए आप ये बताओगे तो एक इकाई सेल में परमाणुओं की संख्या कितनी होती है, अर्थात जेड की वैल्यू क्या होती है। तो आपको याद होना चाहिए बॉडी सेंटर में देखो किनारों पर तो कोनों पर तो होते ही थे, तो कोनों वाले मिलकर एक परमाणु बनाते थे और एक होता था बॉडी के सेंटर पर, तो टोटल कितने परमाणु होते थे, 2। इसके अलावा नेक्स्ट नंबर पे चलेंगे, कहता है बीसीसी जालक के रूप में क्रिस्टलीकृत है जिसके कोर की लंबाई, बेटा कोर की लंबाई है 288 पिकोमीटर। आगे चलो ये भी सही है। तत्व का घनत्व जो दिया है डेंसिटी, वो आपको घनत्व दिया है 2.7 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। और थोड़ा सा ध्यान देना है, आपको दे दिया गया है 208 ग्राम में, अर्थात आपको परमाणु का द्रव्यमान बता दिया गया है या क्रिस्टल का द्रव्यमान बता दिया गया है। एक काम अच्छा कर लेना, यहां लिख लेना क्रिस्टल का द्रव्यमान। क्रिस्टल का द्रव्यमान में आपको m की वैल्यू दे दी है 208 ग्राम। जान तो सब कुछ सही लग रहा है, मुझे बस एक गड़बड़ लग रही है यार, सब जगह देखो ग्राम में है द्रव्यमान ठीक है, ये सेंटीमीटर में है, वो काहे में है पिकोमीटर में। तो एक काम कर लो, पिकोमीटर को काहे में चेंज कर लिया जाए सेंटीमीटर में। 288 गुणे 10 की घात -10 सेंटीमीटर, पिकोमीटर को काहे में चेंज कर लेना सेंटीमीटर में। अब बाकी सब कुछ ठीक है। बेटा सॉल्व करेंगे अगर परमाणुओं की संख्या को निकालने के लिए, तो परमाणुओं की संख्या, बेटा परमाणुओं की संख्या का फॉर्मूला था m, पहले मैं फॉर्मूला लिख लेता हूं, m इंटू जेड अपॉन डी ए क्यूब। बेटा फॉर्मूला अप्लाई करोगे, m की वैल्यू है 208, z की वैल्यू है 2 अपॉन d की वैल्यू पूछेगा घनत्व, तो घनत्व है 2.7 इंटू, बेटा अगर आप वैल्यू निकालना चाहोगे, हाँ ए क्यूब, यार ए क्यूब में से तो इस वैल्यू का इसका क्यूब करना पड़ेगा, 288 गुणे 10 की घात -10 का क्यूब। दशमलव हटा के भैया इधर 0 बढ़ा सकते हो। मैं क्या सोचता हूं, ये जो 27 है केवल और केवल 3 से कट सकता है, और ऊपर 8 2 10, भैया कोई भी ऐसा नंबर नहीं है जो 3 से कट सकता हो। तो जानते हो तुम्हारा काम क्या है, इसको अपना जाकर सॉल्व करोगे, ठीक है। हालांकि मैं क्या सोचता हूं, इस सॉलिड स्टेट के चैप्टर में आपको कैलकुलेशन बहुत ही अच्छा मिलने वाला है। अच्छा क्यों, इसका भी तो क्यूब करना पड़ेगा भी। मैं 10 की घात -10 का तो क्यूब कर लेता तुरंत, लेकिन 288 का क्यूब का मतलब इसको कितनी बार गुणा करना होगा,
3 बार गुणा करना होगा। जानते हो जब आप इसका 3 बार गुणा करके लाओगे तो 3 बार गुणा करने से आपको मिलेगा परमाणुओं की संख्या 6.44 इंटू 10⁻24 परमाणु। अगर आप इसको कैलकुलेट करने जाओगे तो आपको कैलकुलेशन में यही वैल्यू मिलने वाली है 6.44 इंटू 10⁻24 परमाणु। तो आप, मैं क्या बोलता हूं कि कहोगे तो हम इसका भी कैलकुलेशन करेंगे, फिर भाई ये भाग देंगे, ऊपर का गुणा ऊपर करेंगे, नीचे गुणा करेंगे, फिर इसके बाद लंबा कैलकुलेशन आएगा उसको सॉल्व करेंगे। लेकिन मैं क्या सोचता हूं, ये सब अभी के लिए टाइम मेरे लिए बर्बाद करना हो जाएगा। आपके पास घर में समय रहेगा, गुणा करोगे, देखोगे। हालांकि सॉलिड स्टेट के न्यूमेरिकल को निपटाने के लिए भैया ये चीज जरूर याद रखना, आपको एक बार तो क्यूब का सामना करना ही पड़ेगा लगभग ज्यादातर न्यूमेरिकल्स में। जल्दी से इसको नोट करो, आगे की भैया पढ़ाई करते हैं। एक न्यूमेरिकल अपने और आता है, कहता है दिए गए क्रिस्टल का आपको घनत्व निकालना है। और ये घनत्व निकालने वाला क्वेश्चन आप खुद देखोगे, अगर अनसॉल्व वगैरह निकाल के देखोगे, आपको तकरीबन लगभग हर वर्ष में आपको घनत्व का सवाल जरूर मिला होगा। मैं 1-2 वर्षों का नहीं कहता कि 1-2 वर्षों में बस ऐसा पूछ लिया गया है, बताओ इकाई सेल की भुजा और गोलों की त्रिज्या r में संबंध, लेकिन पूछ लिया गया संकुलन क्षमता। लेकिन बेटा हर बार लगभग ज्यादातर आपको पूछा जाएगा घनत्व का। तो देखो घनत्व को ज्ञात कैसे करते हैं। घनत्व को ज्ञात करने के लिए, किसी भी इकाई सेल के घनत्व को ज्ञात करने के लिए आपको क्या क्या चीजें पता होनी चाहिए। आपको सबसे पहले पता होना चाहिए कि इकाई सेल की भुजा, या भुजा को ही क्या कहते हैं, कोर, कितनी है, तो वो ए हम लिखेंगे। एक इकाई सेल में परमाणु की संख्या कितनी लिखेंगे, जेड। ये जरूर ध्यान रखना है, जेड कितने इकाई सेलों के परमाणुओं की संख्या है, 1। आगे इस बात को और ध्यान देने वाली बात है, कहता है कि एक कण का द्रव्यमान क्या लिखा जाए। तो भैया एक कण का द्रव्यमान, एक इकाई सेल में परमाणु तो ज्यादा हो सकते हैं, लेकिन प्रत्येक कण का द्रव्यमान कितना है, m। और एक चीज ध्यान देंगे, कहता है क्रिस्टल का मोलर द्रव्यमान क्या है। क्रिस्टल का मोलर द्रव्यमान का मतलब होता है टोटल मास, पूरा का पूरा द्रव्यमान, वो m है। अवोगाद्रो संख्या को काहे से लिखेंगे, Na से। कहेगा सर ये अवोगाद्रो संख्या का क्या यूज है, पता चलेगा भी, फिर तब हम यूनिट सेल का घनत्व निकाल पाएंगे। अब देखो इसको समझो, अपना तरीका देखो, इधर समझा रहे हैं हम, देखो इधर रीडिंग लिखी है, इधर समझ आते हैं। अगर बेटा इकाई सेल का घनत्व निकालना होगा, एक यूनिट सेल, या अभी ऐसा ही लिख देते हैं, इकाई सेल का घनत्व। क्या किसी बच्चे को घनत्व का सूत्र याद है? घनत्व का सूत्र होता है द्रव्यमान बटे आयतन। देखते रहना बेटा, नोट करने का मैं क्या सोचता हूं, बाद में भी कर सकते हो, लेकिन मैं क्या समझ रहा हूं, और भैया इसको बाद में समझ नहीं सकते, बटे आयतन। चलो अच्छा, द्रव्यमान निकाल, पहले तो मैं आयतन की बात करूंगा। अगर इकाई सेल का, आप इकाई सेल का घनत्व निकाल रहे हो तो द्रव्यमान भी इकाई सेल का, और बेटा आयतन भी इकाई सेल का। इकाई सेल का आयतन को निकालने का सूत्र होता था भुजा का क्यूब या कोर की घात 3, और कोर की वैल्यू कितनी है, a। तो क्या आप ये समझ पा रहे हो कि a की घात 3 लिख देना चाहिए। घनत्व को काहे से लिखना चाहिए, d से। क्या इधर लिखा गया घनत्व को d से? हाँ, घनत्व को हम लिखेंगे काहे से, d से। यही क्वेश्चन मार्क है, इसी को निकालना है हमें। बेटा द्रव्यमान की बात कर रहा है। अब कुछ बच्चा ऐसा सोचेगा, देखो क्या उसके दिमाग में, कहता द्रव्यमान की बात करेगा तो m लिख देंगे। मैंने कहा बेटा बिल्कुल सही है, लेकिन जानते हो हम साथ में अपने मन से एक और चीज जोड़ेंगे, z। कहते सर ये क्यों कर दिया। अब ध्यान दीजिए भाई, यही चीज तो मैंने क्या बोला कि यही चीजें थोड़ी सी कठिनाई उत्पन्न करेंगी। अगर आप समझेंगे सब कुछ आसान है। एक कण का द्रव्यमान कितना है, m। इकाई सेल में कण कितने हैं, z। मैं दोबारा से रिपीट करता हूं, एक कण का द्रव्यमान m है, और जबकि इकाई सेल में कण कितने हैं, z। तो इस प्रकार से टोटल द्रव्यमान अगर मैं निकालने की बात करूंगा तो फॉर्मूला जाएगा z इंटू m। कहेगा सर जी ये कैसे हो गया। एक और चीज मैं आपसे पूछता हूं, देखो आप ही आंसर इसका दे दोगे। एक कण का द्रव्यमान है 5 ग्राम, ठीक है।
तो एक कण का द्रव्यमान हो गया 5 ग्राम। और आपसे कहा बेटा जो आपने इकाई सेल पकड़ रखा है उसमें कण तो 6 है, तो बताओ को टोटल द्रव्यमान कितना हुआ। कहे सर जी एक का द्रव्यमान 5 है, 6 कण है, तो 6 पंचे 30 द्रव्य। तो सेम उसी कैटेगरी में आप दोनों नंबर का मल्टीप्लाई तो कर देते हैं। तो बेटा आज भी हमने यही किया है। कण का द्रव्यमान था m, कण है z, तो टोटल द्रव्यमान कैसे निकल आएगा z इंटू m। लेकिन अभी क्या है कि इसी फॉर्मूले को और भी सुधारा जा सकता है। कहता है सर जी सुधारा कैसे जा सकता है, m की वैल्यू हम एक और लिख सकते हैं। m की वैल्यू को लिखा जा सकता है मोलर द्रव्यमान अपॉन अवोगाद्रो संख्या। कहेगा सर ये क्यों लिख लिया है, बेटा अभी लिख देखो, लिख के दिखाते हैं, अच्छा लगेगा तो फिर कारण नहीं जानेंगे, और अच्छा नहीं लगेगा तो कारण जानेंगे भैया इसका भी। तो m की जगह पर आपको लिखना है कैपिटल M अपॉन Na। तो देखो m की जगह पे m तो कैपिटल M अंश में रहेगा और हर में आ जाएगा Na, ऊपर क्या रहेगा Z और नीचे आ जाएगा A का क्यूब। वैसे मैं क्या सोच पा रहा हूं, देखने में तो यार अच्छा लग रहा है, तो अब कारण जानने की कोई जरूरत है नहीं देखो, लेकिन भैया कारण जान लो ज्यादा बेटर है। देखो एम अगर पूछेगा क्या है, इकाई सेल का द्रव्यमान। अब देखो ये भी ध्यान देने वाली बात है, इकाई सेल का द्रव्यमान है मतलब एक यूनिट सेल का द्रव्यमान है। यह है टोटल द्रव्यमान बटे इकाई सेलों की संख्या। सोचो हम देखो एक चीज पूछते हैं, एक क्वेश्चन, हर चीज में एक क्वेश्चन जबरदस्ती बना देते हैं और उस क्वेश्चन से आप चीजों को अच्छे ढंग से समझ पाओगे। यह है इकाई सेल का द्रव्यमान, यह है टोटल द्रव्यमान और यह है इकाई सेलों की संख्या। तो कहेगा सर ये ऐसे कैसे आएगा, देखो मैं बताता हूं। किसी भी क्रिस्टल का टोटल द्रव्यमान है 200 ग्राम, ऐसे मैं बता रहा हूं एग्जाम्पल के तौर पर। एक टोटल क्रिस्टल का द्रव्यमान जो है वो 200 ग्राम है और उस 200 ग्राम क्रिस्टल में इकाई सेलों की संख्या है 5। तो बताओ प्रत्येक इकाई सेल का वजन कितना होगा। तो कहो सर जी 5 से इसको भाग दे देंगे, 40 आंसर आएगा, 40 ग्राम ये हर एक इकाई सेल का द्रव्यमान है। या मैं दूसरी रीडिंग बढ़ा दूंगा, मैंने कहा बेटा 200 ग्राम टोटल वजन है और 200 ग्राम वजन जब तोला तो 200 ग्राम, और जब हमने इकाई सेलों की संख्या देखी तो 10 है। बताओ एक इकाई सेल का द्रव्यमान कितना होगा। सर जी आपने कहा सर जी टोटल 200 ग्राम था, चीजें 10 थी, तो मतलब 10 चीजों का द्रव्यमान ही तो 200 ग्राम है। तो प्रत्येक चीज का द्रव्यमान कैसे निकालोगे, 200 बटे 10 20 ग्राम हो गया। तो सेम कैटेगरी में सॉल्व करने के लिए एक इकाई सेल का द्रव्यमान को निकालने के लिए टोटल द्रव्यमान में आपको इकाई सेलों की संख्या से क्या देना होगा, भाग। और इस प्रकार से डी का फॉर्मूला बन जाएगा डी इक्वल टू mz अपॉन n इंटू ए क्यूब। अगर इस सवाल को पढ़ने में या सूत्र को पढ़ने में कोई परेशानी आ रही तो देखो, परेशानी के लिए इसको ऐसे पढ़ लो, zm अपॉन ए क्यूब na। अब तो समस्या नहीं है, पढ़ने में भी ठीक लगेगा। डी इज इक्वल टू zm अपॉन ए क्यूब na। इसको लिखो, इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल जो है उसको पढ़ते हैं। लिखा है सोडियम धातु घनाकार जालक के रूप में क्रिस्टलीकृत होता है। तो सोडियम धातु है जो घन के आकार के क्रिस्टल में संतुलित होता है या बनाता है, जिसके कोर की लंबाई, यार कोर की लंबाई का मतलब क्या है की वैल्यू है ये, तो कहोगे सर जी कोर का मतलब ए की वैल्यू है 430 पिकोमीटर। लेकिन जानते हो प्रॉब्लम क्या है, इसको हमको पिकोमीटर में नहीं रखना है, सेंटीमीटर में करना। तो सेंटीमीटर में बदलने के लिए 10 घात माइनस 10 से गुणा, तो हो जाएगा 430 10 की घात माइनस 10। और भी अच्छा अगर इसको सॉल्व करना चाहते हो, लेकिन सर और भी ठीक करना चाहते थे, 0.1 अंक और खिसका लो, या हो जाएगा 43 और 10 की घात हो जाएगा माइनस का 9। दशमलव कभी भी एक अंक बाईं ओर जा रहा हो हमेशा पावर प्लस में इंक्रीज होती है। तो +1 करोगे तो माइनस का 10 है, +1 कर दोगे तो -9। ये सेंटीमीटर में आ गया।
आगे और भी कुछ बता रहा है। हाँ, एकक सेल में परमाणुओं की संख्या अर्थात Z की वैल्यू आपको निकालनी है। कहता है सोडियम का जो घनत्व है डेंसिटी D इज इक्वल टू दी गई 0.9629 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। परमाणु भार अर्थात मोलर द्रव्यमान, परमाणु भार कह दे, अणु भार कह दे, आणविक द्रव्यमान कह दे, परमाणुविक द्रव्यमान कह दे, कुछ भी कह दे, कैपिटल M की वैल्यू है। कुछ भी का मतलब और भी कुछ ना कह दे, कोर भी कह दे तो भी कह दो, यही कह रहे थे सर जी। मतलब इनमें से कोई भी शब्द यूज करे 23। और बेटा Na की वैल्यू आपको तो पहले से पता है, लिख लीजिए तो अच्छा है, ना लिखोगे तो भी अच्छा है, इंटू 10⁻23। सॉल्व करोगे तो कहोगे सर जी इससे सारी चीजें लिख ली। एक फॉर्मूला हमने पढ़ रखा था D का, D इज इक्वल टू बेटा फॉर्मूला था Zm अपॉन A³ Na। याद आ रहा है, अभी 2 मिनट पहले पढ़ा था फॉर्मूला। सॉल्व करोगे तो D की वैल्यू रखोगे, D की वैल्यू कहां है, अरे ये लिखा है 0.9629। Z की वैल्यू निकालनी है, M की वैल्यू है 23। बेटा A³ लिखा है ना, कोर की घात 3, तो कोर की वैल्यू तो ये आ रही है, इसका क्यूब करोगे 43 इंटू 10⁻⁻9 का क्यूब, -9 का क्यूब। और बेटा Na की बात आएगी तो बेटा Na की बात आएगी तो Na की वैल्यू है 6.023 इंटू 10⁻23। इसको थोड़ा सा सॉल्व करोगे, सॉल्व कैसे करेंगे कि 0.9629 बनाए रखो, Z 23 भी बना रहेगा। बेटा इधर 43 का क्यूब कर लेना और 10⁻⁻9 का क्यूब होगा। तो देखो इसमें होगा क्या, 9 का गुणा हो जाएगा 3 से, तो 27 पावर बनेगी, वो भी माइनस में। और भी अच्छा ध्यान से देखो, 27 पावर माइनस में बनेगी और यहाँ 23 पावर काहे में है, प्लस में। तो 27 में से वो 23 पावर चली गई, तो बेटा जानते हो 10 की घात -4 बचेगा। नहीं समझ पा रहे हो? और भी ध्यान देना आगे, यहां साथ में बचेगा 6.023। बेटा अगर Z की वैल्यू निकालने जाओगे, देखो तो Z की वैल्यू आएगी कैसे, Z इज इक्वल टू 0.9629 इंटू, ये सब डिवाइड पे है, मल्टीप्लाई पे चला जाएगा 43⁻³ इंटू 6.023 इंटू 10⁻⁻4 अपॉन, ये मल्टीप्लाई पे है, उधर डिवाइड पे चला जाएगा 23। तो तुम्हारा काम जानते हो अब क्या है, Z की वैल्यू को निकालने के ये साधन मैंने लिख रखे हैं, आप इस नंबर से इस पे डिवाइड कर लेना और सॉल्व कर लेना। सॉल्व करोगे तो Z की वैल्यू 2 निकलेगी लगभग। आप इसको डिवाइड करोगे 2.00 करके समथिंग आएगा, आप उसको 2 लिखोगे। तो एक काम करते हैं, इसको नोट कर लेते हैं फिर जल्दी से। लिखा है NaCl के एकक सेल का आयतन। बेटा आयतन का मतलब जानते हो, ये काय की वैल्यू दी गई है, A³ की। अब इस बार आपको भुजा नहीं दिया गया, बल्कि डायरेक्ट आयतन दे दिया गया है, और आयतन है 2.01 इंटू 10⁻⁻21। आयतन है तो सेंटीमीटर क्यूब लिख दीजिए। आगे बेटा NaCl का दोनों का द्रव्यमान दिया गया है, NaCl का द्रव्यमान दिया गया है, तो टोटल मोलर द्रव्यमान निकाल लेते हैं। बेटा मोलर द्रव्यमान में से सोडियम का भी द्रव्यमान लिखेंगे और क्लोरीन का भी, क्योंकि क्रिस्टल Na और Cl दोनों से मिलकर बना है। तो 23 तो हो गया Na का, और Cl का हो गया 35.5। टोटल दोनों का निकालोगे
आ जाएगा 58.5 ग्राम। इसके बाद कह रहा है कि भैया घनत्व तो ज्ञात करो। लगा लेते हैं फॉर्मूला। डेंसिटी इज इक्वल टू, फॉर्मूला होता था Zm अपॉन ए क्यूब Na। कहोगे सर इसमें तो बहुत सारी चीजें हमको नहीं पता है। बेटा देखो लिखते हैं एक को, डेंसिटी निकालना है, जेड की वैल्यू ही अगर निकालना हो तो इस बात को ध्यान रखो, जो NaCl होता है ये FCC जालक बनाता है, फेस सेंटर्ड यूनिट सेल, और FCC जालक के कारण इसमें Z की जो वैल्यू होती है वो कितनी होती है, 4। तो Z की जगह पे मैंने 4 यूज की। बात आती है कि मोलर द्रव्यमान कितना निकला था, 58.5। ए क्यूब की वैल्यू मांग रहा है, डायरेक्ट लिख दीजिए 2.01 इंटू 10⁻⁻21 इंटू, बेटा आगे सॉल्व करोगे तो Na की वैल्यू लिख देते। Na की वैल्यू नहीं भी देगा तो भी लिखनी पड़ेगी, 6.023 इंटू 10⁻23। बेटा एक काम कर लेना, इसको देखो सॉल्व कैसे करते हैं। सबसे पहले 2.01 से डिवाइड करोगे 4 को। अगर आप थोड़ा सा भी ध्यान दोगे और दिमाग का ठीक यूज करोगे, बेटा 2.012 से बस थोड़ा सा ज्यादा होता है और उसका भाग आपको 4 पे देना है। अगर 2 का भाग से 4 को डिवाइड करते तो आंसर कितना आता, 2। लेकिन ये 2 से थोड़ा सा ज्यादा है ना, तो आंसर आएगा 2 से थोड़ा सा कम। तो तकरीबन इसका आंसर आएगा 1.99 के आसपास समथिंग। फिर एक और काम करोगे, इससे आप इसको डिवाइड करोगे, तो बेटा इससे डिवाइड करोगे तो आएगा 9.7127। अब मैं क्या सोचता हूं, मेरे पास क्या बचता है डेंसिटी के नाम पर 1.99। अगर ध्यान भी मैं देता हूं लगभग ये 2 के बराबर ही है, और मेरे पास क्या बचता है 9.7127। 10 की घात यहां पर 23 था, यहां 21 था। अगर आप देखोगे 23 में 21 चला जाएगा तो बचेगा 10 की घात 2। लेकिन एक और बात है, 10 की घात 2 ये है अर्थात डबल जीरो। इन दोनों जीरो को हटाकर, इन दोनों जीरो को हटाते हैं, एक अंक दशमलव यहां इसका खिसकाते हैं, एक अंक दशमलव इसका ले आते हैं। नहीं समझ, 2 जीरो हटाया तो एक अंक इस पे खिसका दिया, एक अंक इस, और भी नहीं भी करते तो भी बेटा इसको सॉल्व करना पड़ता। अब जानते हो आपको क्या करना है, इसका गुणा आपको लगभग इस नंबर पर करवाना है। तो आपका काम है इस नंबर का गुणा इस पे करवाओगे और भैया आंसर निकाल के लाओगे। फिर तो देखो ऐसा समझ सकते हो, जैसे मैं क्या सोचता हूं, अगर ये दशमलव थोड़ी देर के लिए हटा लिए जाए, ये लगभग 200 है, और ये थोड़ा सा अगर इसके अगर मैं दशमलव हटा दूं तो 200 लगभग है, और इसकी मैं बात करूं तो ये है 100 से थोड़ा सा कम। देखो 97 ऐसा कुछ बन के तैयार हो रहा है। 97 दुगुना 194, और आंसर भी 97 दुगुना 194 का मतलब है 193 आ रहा है, लगभग सिमिलर आंसर है। ठीक है बेटा चलो।